दोस्तों नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जून परीक्षा 2016। इससे पहले 2006 से लेकर 2015 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत और विचारों से संबंधित। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। केवल सी जो है इसमें सही नहीं है, बाकी तीनों राइट हैं। विचार चीज़ों के प्रतिबिंबित होते हैं, इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसको देख सकते हैं। प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होते हैं, विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं, विचार सार्वभौमिक होते हैं, जबकि विचार चीज़ों के प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। अतः उपरोक्त विकल्प में उत्तर डी होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मैकियावेली के प्रिंस को निम्नलिखित में से किसने महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी थी, जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीगल के द्वारा, यानी सी हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। लोकतंत्र का विरोधी एवं आदर्शवादी राजनीतिक दार्शनिक हीगल ने मैकियावेली की विश्वविख्यात कृति द प्रिंस को महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की संज्ञा दी थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। लेखक और पुस्तकें दी गई हैं। चलिए बात करते हैं इसमें। इसका हो जाएगा ए, यानी क्विंटीन स्किनर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसकी बात करेंगे। सेकेंड हो जाएगी द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। अगला हो जाएगा माइकल संदेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। तीसरा, यानी बात करें लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। अगला है जियोवानी सार्तोरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है डेमोक्रेटिक थ्योरी। और अंतिम है चार्ल्स टेलर के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक का नाम है, पहला हो जाएगा फिलॉसफी एंड ह्यूमन साइंसेस। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है? ये दांतो जर्मिनो मानते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1982 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड ओपन सोसाइटी में जर्मिनो मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय विचारधारा मानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आइजा बर्लिन की निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी, यानी सबसे पहले कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड इन्वायरमेंट पहले नंबर में आ जाएगी। सेकंड की बात करेंगे, 4 एसेज ऑन लिबर्टी की बात करेंगे। अगला जो है विको एंड हर्डर टू स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज की बात करेंगे। और अंतिम हो जाएगा कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज फिलोसॉफिकल एसेज जो है आइजा बर्लिन की अंतिम पुस्तक हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने समाज की पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा या वेंचर की संकल्पना की थी? तो यह जॉन रॉल्स के द्वारा की गई थी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप रॉल्स को पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण दिया गया है। रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है, समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, सामान्य भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं, इसीलिए रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु के समान है, यानी दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा था सिद्धांत के बिना शोध का शिक्षण तुच्छ साबित हो सकता है और आंकड़ों के समर्थन के बिना सिद्धांत निरर्थक साबित हो सकता है? यह डेविड ईस्टन के द्वारा कहा गया था। अपनी चर्चित जो पुस्तक है उनकी ए सिस्टम ऑफ एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ 1965 में डेविड ईस्टन ने यह कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीतिक अभिजन वर्ग में निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो अभिजन वर्ग में अल्पतंत्र और कुलीन तंत्र, यानी ओलिगार्की एंड एरिस्टोक्रेसी होते हैं, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। इनको देख लेते हैं। फुकुयामा के अनुसार उदार लोकतंत्र मानव जाति के वैचारिक विकास के अंतिम बिंदु की रचना कर सकता है। और कारण हो जाएगा इसका, सरकार के पूर्व रूप गंभीर त्रुटियों और अतार्किकताओं के चित्रित किए जाते थे, जिन्होंने उनके अंतिम रूप से पतन का मार्ग प्रशस्त किया। तो इसमें भी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या हो जाएगी। आप इसे रीड कर सकते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन के अनुसार ये उनकी फेवरेट पुस्तक है।
उदार लोकतंत्र मानव जाति के वैचारिक विकास के अंतिम बिंदु की रचना कर सकता है, क्योंकि सरकार के रूप में गंभीर त्रुटियों और अतार्किकताओं के से चित्रित किए जाते थे, जिन्होंने उनके अंतिम रूप से पतन का मार्ग प्रशस्त किया। ये सब सोवियत संघ के विघटन के पश्चात होता है 1991। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रारंभिक चरणों में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर की बात 1896 टू 1908 तुलनात्मक राजनीति के विकास के प्रारंभिक चरणों से संबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तुलनात्मक राजनीति की कौन सी शाखा औपचारिक एवं अनौपचारिक तंत्रों मैकेनिज्म की जांच का प्रयास करती है, जिसके द्वारा अभिवृत्तियों एटीट्यूड्स के को मन में बिठाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक सामाजिकरण। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब के साथ साथ आप प्लीज़ लाइक भी कीजिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि राजनीतिक विकास प्रशासनिक और विधिक विकास है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आर रोस्टो और मैक्स वेबर, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। राजनीतिक विकास प्रशासनिक और विधिक विकास से संबंधित जो है रोस्टो और मैक्स वेबर को माना जाता है। आप इसे देख सकते हैं, आर रोस्टो और मैक्स वेबर ने तर्क दिया था कि राजनीतिक विकास प्रशासनिक और विधिक विकास है। वेबर ने अपनी प्रसिद्ध कृति द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1927 में इसका वर्णन किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार में प्रथम प्रधानमंत्री बना था? तो 14 का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वोलपोल के द्वारा बना था, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। सर रॉबर्ट वोलपोल 1773 में ब्रिटेन के प्रथम संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन संस्थानिक उपागम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी हर्मन फाइनर और कार्ल फ्रेडरिक जो है संस्थानिक उपागम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से संबंधित हैं। हर्मन फाइनर और कार्ल फ्रेडरिक। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको देख सकते हैं, तुलनात्मक राजनीति का उपागम 1930 के दशक से अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, जिसके अध्ययन में हर्मन फाइनर और कार्ल फ्रेडरिक, मॉरिस डुअर्जर और केसी ह्यूयर के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित क्रांतियों को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। इसे देख लेते हैं, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। सबसे पहले जो है प्यूरिटन क्रांति यानी शुद्ध चारवादी क्रांति, उसके बाद बोल्शेविक क्रांति और चीन की क्रांति, और अंत में क्यूबाई क्रांति 1949 में जो हुई थी, ये अंत में आ जाएगा। आप देख सकते हैं प्यूरिटन क्रांति 1640 से 1660 के बीच हुई थी, और बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917 में 1917 में, जिसे रूसी क्रांति भी कहते हैं, और चीन की क्रांति 1949 1949 में, और क्यूबाई क्रांति की बात करेंगे तो 1953 से 1959 के बीच हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित निवेश कार्यों इनपुट फंक्शन के सही क्रम को चिन्हित करने की बात कर रहा है। इससे देख लेते हैं, इसका आंसर भी सी हो जाएगा। सबसे पहले राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती की बात करेंगे, अगला हित अभिव्यक्तिकरण की बात की गई है, और तीसरा हित समुच्चय हो जाएगा, और फोर्थ राजनीतिक संप्रेषण अंत में आ जाएगा। डेविड स्टर्न के निवेश निर्गत मॉडल पर आधारित तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं से संबंधित यह कथन है। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिया गया है, अभिकथन और कारण, इसे रीड करते हैं। कुलीनतंत्र की लौह विधि कानून ने स्थापित किया और राजनीतिक दलों सहित सभी लोकतांत्रिक संगठनों में कुछ नेताओं या लघु विशिष्ट समूह द्वारा अंतिम रूप से नीति निर्धारण किया जाता है। तो तर्क है इसका, नीति निर्धारण एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसमें आवश्यक रूप से कुछ लोग सम्मिलित होते हैं जो अनेक लोगों की ओर से कार्य करते हैं। तो इसका आंसर भी ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या है। अपनी पुस्तक पॉलिटिकल एलिट्स में मिशेल्स ने कहा था, जिन्होंने अल्पतंत्र का लौह नियम दिया था, राजनीतिक दलों सहित सभी लोकतांत्रिक संगठनों में कुछ विशिष्ट जन होते हैं जो समाज के बारे में अधिकांश निर्णय लेते हैं और जिनकी शक्ति पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है। मिचेल्स के अनुसार राजनीतिक दल का संगठन व संरचना इस प्रकार की होती है कि दल का नियंत्रण कुछ गिने चुने विशिष्ट लोग अत्यंत योग्य, दक्ष और कार्यकुशल होते हैं। इसे ही कुलीनतंत्र का या अल्पतंत्र का लौह नियम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण दिया गया है। सेना का गैर पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में दबदबा होता है। सामाजिक विखंडन और क्लीवेजेज वितरण राजनीतिक अस्तित्व में अत्यधिक रूप से योगदान करते हैं। तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की साइबरनेटिक्स का तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नियंत्रण और संप्रेषण का विज्ञान।
साइबरनेटिक्स का आशय नियंत्रण एवं संप्रेषण का विज्ञान है। साइबरनेटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी विचारक रॉबर्ट वीनर ने आगत, प्रक्रिया, निर्गत, फीडबैक एवं परिवेश वाली एक व्यवस्था के रूप में संगठन को एक स्पष्ट मार्गदर्शन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित निम्नलिखित में से किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम है? तो इसका M.K. गांधी, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के निर्माण के सही कालक्रम को पहचानने की बात करें। सबसे इसमें आ जाएगा सबसे पहले जस्टिस पार्टी, फिर शिरोमणि अकाली दल, हिंदू महासभा और नेशनल कॉन्फ्रेंस अंतिम में हो जाएगा। आप देख सकते हैं जस्टिस पार्टी 1916 में, शिरोमणि अकाली दल 1920 में, हिंदू महासभा 1926 में और नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की बर्खास्तगी अनुच्छेद 156(2) आर्टिकल 156 क्लॉज 2 ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें राज्यपाल की पात्रता जो शर्तें आर्टिकल 158 में आती हैं, राज्यपाल द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों का मनोनयन जो आर्टिकल 171 क्लॉज 5 के अंतर्गत किया जाता है और राज्यपाल का वित्त विधेयक के अनुसार पर अधिकार अनुच्छेद 207 के अंतर्गत है। जो भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल का संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। संशोधन के किसी प्रस्ताव का प्रारंभ करने का एकमात्र तरीका संघीय संसद के किसी एक सदन में विधेयक की प्रस्तुत करना है। यदि किसी विधेयक को पारित करने के बारे में संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति होती है तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से इस गतिरोध का समाधान निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सी में जो है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। 36वां संवैधानिक संशोधन का संबंध जो है सिक्किम की एक पूर्ण रूपेण राज्य के रूप में घोषणा, ये 36वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था। 61वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है, तो 61वें संविधान संशोधन का संबंध मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण एवं कार्यप्रणाली से संबंधित है। और 99वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा सहयोगात्मक संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई थी। केसी ह्यूयर की बात करें तो केसी ह्यूयर के द्वारा अर्धसंघीय की बात की गई थी। और अगला जो है पॉल एपलबी के द्वारा केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति के साथ संघ फेडरेशन की बात की गई थी। इन्होंने केंद्र को मजबूत स्थिति की बात की थी इनके द्वारा। और आइजर जेनिंग्स की बात करेंगे तो इनका अत्यंत संघीय जो है की बात की गई थी। आप इसे एक बार अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत के राज्य सचिव का पूर्ण शाही नियंत्रण। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861, पहली बार गवर्नर जनरल के कर्मचारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करना। भारत परिषद अधिनियम 1909 में मुस्लिम समुदाय का अलग प्रतिनिधित्व। और भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल अपनाना। अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित जो है सी इसका राइट हो जाएगा। यह न केवल निजी व्यक्तियों बल्कि कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों के खिलाफ जनता की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण दिया गया है। प्रथम 3 आम चुनावों के परिणामों से एक दलीय वर्चस्व मॉडल उत्पन्न हुआ जो एक दलीय प्रणाली से भिन्न है। और 1967 तक कांग्रेस का केंद्र और भारत के अधिकतर राज्यों में सरकारी शक्ति पर एकनिष्ठ नियंत्रण रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। सबसे पहले नीलम संजीव रेड्डी 1967 से 69 के बीच। अगला जो है डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो 1969 से 75 के बीच इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और अगला हो जाएगा बलीराम भगत 1976 से 1977। और अगला डॉक्टर बलराम जाखड़ हो जाएंगे 1980 से 1989। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसकी पीठें हैं, तो इलाहाबाद, मुंबई और जबलपुर की जो है पीठें हैं, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की लखनऊ में है, मुंबई की दादरा एवं नगर हवेली में है और इसका जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन से संबंधित पीटर सेल्फ के अनुसार लोक प्रशासन के अध्ययन को निम्नलिखित में से किसकी शाखा के रूप में विकसित किया गया है, तो 32 का आंसर हो जाएगा
ए यानी राजनीतिक विज्ञान या लोक विधि के रूप में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संगठन के पारस्परिक एवं मैकेनिज्म यांत्रिक सिद्धांत के मूलभूत विचारों का निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह अनौपचारिक संबंधों को अधिक महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस विचारक ने संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मूलभूत पूर्व आवश्यकता के रूप में प्रभाव उत्पादक संप्रेषण की हिमायत की थी? तो चेस्टर आई बर्नार्ड के द्वारा की गई थी। चेस्टर आई बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मूलभूत पूर्व आवश्यकता के रूप में प्रभाव उत्पादक संप्रेषण की हिमायत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक और निजी प्रशासन के बीच भेद के बारे में एक अतिवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए किसने कहा था कि सभी संगठन लोक और निजी विशेषताओं को साझा करते हैं? तो बैरी बोजमैन के द्वारा ये कहा गया था। बैरी बोजमैन और अरिजोना राज्य विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी के प्रोफेसर। प्रसिद्ध कृति जो है उनकी पब्लिक वैल्यू एंड पब्लिक इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारणों से संबंधित है। कुछ विभाग न केवल विशुद्ध प्रशासनिक कार्य से संबंधित होते हैं, लेकिन विधानमंडल द्वारा उन्हें नियम एवं विनियम बनाने में कुछ अधिकार भी प्रदत्त किए जाते हैं। जॉन एम फिफनर कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत विभाग के एकल मुखिया को वैधता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या जो है सही नहीं है। डंकन ब्लैक, एंथनी डेवास और जेम्स बुचमैन और केनेथ एरो के बीच क्या समान है? तो इनके ये सभी लोक प्रशासन के लोक चयन सिद्धांत के पैरोकार हैं। 1950 के दशक में विकसित लोक चयन सिद्धांत के जनक डंकन ब्लैक को माना जाता है, जबकि एंथनी डाउन्स और जेम्स बुचमैन एवं केनेथ एरो को इसके अग्रणी विचारकों में गिना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। पुस्तक और लेखक दी गई हैं, इसे देख लेते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की बात जेम्स हॉट के द्वारा की गई थी। जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात W.A. रॉबसन के द्वारा। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात फ्रैंक जे गुडनाउ के द्वारा की गई थी। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात A.V. डायसी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन की बात करें, कमीशन रिपोर्ट्स का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो 39 का आंसर हो जाएगा। इसे देख लेते हैं। सबसे पहले एचिसन कमीशन 1886 में लाया गया था। फिर अगला जो है ग्रेट स्टोन कमेटी 1895 में, ब्राउनलो कमेटी 1937 में और मास्टरमैन कमेटी 1948 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित OECD के ने आर्थिक सहायता की प्राप्ति की शर्तों को निर्धारित करते हुए शासन गवर्नेंस के किन भागों की पहचान नहीं की? तो इसका आंसर है कड़ा अंकेक्षण, यानी 20 का जो है नहीं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि राज्य वैश्वीकरण की उच्च शक्ति के समक्ष पीछे हट रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुसैन स्टैंज के द्वारा की गई थी। सुसैन स्टैंज 1930 से 1998 ने 1988 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में बताया कि राज्य वैश्वीकरण के उच्च शक्ति के समक्ष पीछे हट रहा है। उन्होंने 4 मुख्य चैनलों सुरक्षा, उत्पादन, वित्त और ज्ञान को शक्ति के केंद्र के रूप में रेखांकित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि यथार्थवाद के हमारी बौद्धिक उपकरण मंजूषा टूल बॉक्स के एकल सर्वाधिक उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना है? यह स्टीफन वॉल्ट के द्वारा कहा गया था। स्टीफन वॉल्ट 1955 में US एंड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ IR इंटरनेशनल रिलेशन में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन से शक्ति संतुलन प्रणाली के मूलभूत नियम नहीं हैं जो उन स्टेट एक्टर्स में से प्रत्येक को स्पष्ट हैं जो संतुलित करने की प्रक्रिया में संलिप्त हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अन्य राज्यों को संभाव्य शत्रुओं के रूप में देखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कथन और सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे भी देख लेते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट का IV हो जाएगा। मैकलिन के द्वारा कहा गया था, शक्ति वह क्षमता है जो व्यक्तियों से वह कार्य करवाती है जिसको अन्यथा उन्होंने नहीं किया होता है। और बी का थर्ड मार्गेंथाउ की द्वारा अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्कों और कार्यों पर व्यक्ति के नियंत्रण को शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था। मार्गेंथाउ यथार्थवादी विचारक है। सी का जॉर्ज स्वाजेनबर्गर के द्वारा कहा गया था, अनुपालन न होने के मामले में प्रभाव उत्पादक प्रतिबंध पर निर्भर रहकर अन्य देशों पर अपनी इच्छा थोपने की क्षमता को शक्ति के रूप में परिभाषित किया। और वॉन डाइक के द्वारा कहा गया था, राज्य की पूर्ण शक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी कि अन्य राज्यों की तुलना में उसकी शक्ति की स्थिति गिनी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार इसका आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अंगीकार करने और उन्हें लागू करने पर सहमत होते हैं। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय कानून में पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल रिपोर्ट को, यानी 20 का रॉन्ग हो जाएगा, नहीं, इसको शामिल नहीं किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ए हो जाएगा,
संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में 18 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संविधि को अंगीकार किया गया था। ये रॉन्ग हो जाएगा इसमें। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC 17 जुलाई 1998 को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर 120 राज्यों के समर्थन और 7 राज्यों के विरोध के बाद अंगीकृत किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन अंगीकृत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2006 ए। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा समिति और समिति से संबंधित मसले जो है इससे संबंधित। प्रथम समिति निःशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। द्वितीय समिति आर्थिक और वित्तीय से संबंधित है। तृतीय समिति सामाजिक मानवीय सांस्कृतिक से संबंधित है। और फोर्थ जो है विशिष्ट राजनीतिक और बी औपनिवेशीकरण से संबंधित है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें अभिकथन और कारण दिया गया है। शीत युद्ध की समाप्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैचारिक राजनीति में परिवर्तन का सूचक था। धार्मिक कट्टरतावाद सुरक्षा के प्रति एक खतरा पैदा कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या जो है सही नहीं है। आप इसे रीड कर सकते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गुटों के आपसी अंतर्द्वंद से ऊपर उठकर अन्य वैश्विक समस्याओं की तरफ आकृष्ट हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैचारिक राजनीति में परिवर्तन का सूचक था। 1990 के दशक में सैमुअल पी हंटिंगटन ने धार्मिक कट्टरतावाद को सुरक्षा के प्रति अत्यंत गंभीर खतरा बताया था। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।